हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे जीएसटी काउंसिल मीटिंग। जो 53 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुआ था उसमें क्या क्या जीएसटी काउंसिल ने रेकमेंड किया है, एक एक करके बात करते हैं। सारा चीज़ का ऊपर नहीं बात करूंगा, आपको देखना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। मेन जो की पॉइंट है वो बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। थोड़ा वीडियो लेंथ बड़ा हो सकता है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार भर भर के बेनिफिट दिया है, बहुत कुछ चीज़ जो डिस्प्यूट चल रहा था वो भी इस रिकमेंडेड के बाद, इसके बाद नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा तो इसका भी वो जो डिस्प्यूट है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। पहले कुछ जीएसटी रेट का चेंजेस हुआ है, क्या क्या चेंजेस हुआ है एक बात करते हैं। पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल मिल्क कैंस, जो मिल्क कैंस होता है स्टील, आयरन, एल्युमिनियम का, उसका इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर यूज विल बी अट्रैक्ट 12%, यानी 12% करके अभी जीएसटी उसका ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। मिल्क कैन का ऊपर, मिल्क कैन का ऊपर जो स्टील, आयरन और एल्युमिनियम में बना है जो कैन, उस मिल्क कैन का 12% करके जीएसटी आएगा। कार्टून बॉक्स, ये सब जो पेपर में जो बनता है, पेपर बोर्ड, ये सब बनता है, उसका एचएसएन कोड जो 481910, 4819, 4820, ये जो है उसका जीएसटी रेट पहले 18% था, अभी उसको रिड्यूस करके 12% कर दिया। यानी पेपर में जो बनाते हैं, कार्डबोर्ड हो गया, बॉक्स हो गया, ये जो पेपर में जो बनता है ना, उसमें 12% कर दिया गया, 18% से डाउन करके। राइट, ये हो गया। सोलर कुकर वगैरह जो है, सोलर कुकर का और ये वेदर सिंगल एंड डुअल एनर्जी सोर्स विल बी अट्रैक्ट, अभी होगा वो 12% जीएसटी। ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, रेकमेंड किया जीएसटी काउंसिल ने। जैसे जैसे करके नोटिफिकेशन आएगा उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये पोलिटरी कीपिंग मशीनरी अट्रैक्ट होगा 12% है, ये भी हो गया है। फायर वाटर ये वाला जो है वो ये भी 12% का होगा। आपका आईजीएसटी जो एग्जेम्पशन था, इंपोर्ट जो स्पेसिफाइड आइटम डिफेंस फोर्स के लिए जो है, फिर फर्दर 5 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। वही एग्जेम्पशन कंटिन्यू रहेगा और फर्दर 5 साल वो इसमें बताया गया है। इसमें भी वही सेम चीज़ बताया गया कि एग्जेम्प्ट है अभी तक कॉम्पेंसेशन सेस जो है पर डिफेंस जो है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो वो जो एनर्जी ड्रिंक ये सब का जो है वो सब भी अभी एग्जेम्प्टेड कंटिन्यू में रहेगा कॉम्पेंसेशन सेस। रेलवे में भी बताया गया कि रेलवे के लिए भी कुछ सर्विस के लिए रेकमेंड किया गया है रिलेटेड जीएसटी। एग्जेम्प्टेड सर्विस प्रोवाइड बाय इंडियन रेलवे टू जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक के लिए दे रहे, नेमली आपका सेल ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट्स, फैसिलिटी, रिटेरिंग रूम मतलब रेस्ट रूम, वेटिंग रूम, ये सब के लिए जो है उसका जो जीएसटी का जो आएगा उसमें वो रिलैक्सेशन दिया गया, एग्जेम्पशन दिया गया है। इसमें ये एग्जेम्पशन दिया गया है। ठीक है, ये हो गया आपका। बाकी सब इसको आप पढ़ लेंगे, आराम से समझ लेंगे। जो मेन पार्ट है ना, आपको उसी में बात करते। जो फैसिलिटी जो है ट्रेड के लिए है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे, एक एक करके बात करते हैं। पहला जो है एक नया सेक्शन इंसर्ट किया जाएगा 128A 128A इन सीजीएसटी एक्ट में इंसर्ट किया जाएगा। प्रोवाइडेड फॉर कंडीशनल वेवर, यहाँ पे कंडीशनल है, वेवर ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी और बोथ relating to demand raised under section 73 for financial year
17, 18, 18, 19, 19, 20 यानी 3 ईयर्स का जो नोटिफिकेशन मतलब डिमांड जो आता था सेक्शन 73 में, अभी नया सेक्शन एक घुसा है मतलब इंसर्ट किया जाएगा, उसमें कंडीशनल है, वेव किया जाएगा, इंटरेस्ट हो या फिर पेनल्टी हो या फिर बोथ। यानी जो आपके पास नोटिस आया होगा सेक्शन 73 में, फिनेंशियल ईयर 17-18 से लेके 19-20 तक 3 साल का, उसमें इंटरेस्ट पेनल्टी वेव किया जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशनल क्या है कि 31/3/2025 तक जो डिमांड आया है, जो टैक्स अमाउंट है, उसमें आप एग्री करते वो अमाउंट पेमेंट कर देते हैं 31/3/2025 तक, तो फिर आपको इंटरेस्ट पेनल्टी ये आपका वेव हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ बताया गया कि जीएसटी काउंसिल रेकमेंड किया है, इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल ने रेकमेंड किया वेविंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टी डिमांड नोटिस इशू अंडर सेक्शन 73 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। फिनेंशियल ईयर, यहाँ पे कुछ स्पेलिंग एरर है, शॉर्ट में लिख दिया है, फिनेंशियल ईयर 17, 18, 18, 19, 19, 20 इन द केस ऑफ टैक्स पेयर पेइंग फुल अमाउंट ऑफ टैक्स डिमांड, जो टैक्स डिमांड आया है उसका फुल अमाउंट इन द नोटिस में जो टैक्स अमाउंट आया है अप टू 31 मार्च 2025 तक कर देते हैं, तो उसमें ये वाला वेव किया जाएगा। लेकिन जो ऑलरेडी सेक्शन 73 में पेमेंट कर चुके हैं, ये प्रेस रिलीज जाने से या फिर इसका नोटिफिकेशन आने तक, इससे पहले जो पेमेंट कर चुके हैं सेक्शन 73 में इंटरेस्ट हो पेनल्टी हो, वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में इसमें रिड्यूसन ऑफ द गवर्नमेंट लिटिगेशन को रिड्यूस करने के लिए फिक्स किया गया है मॉनिटरी लिमिट फाइलिंग द अपील अंडर जीएसटी में। आप रिड्यूस करने के लिए लिटिगेशन को उसको सेग्रीगेट कर दिया गया है, एक मॉनिटरी लिमिट फिक्स कर दिया गया है कि कहाँ पे आप इतना लिमिट में आप क्या कर सकते हैं, जीएसटी के लिए अपील कर सकते हैं। पहले आपको जीएसटी अपीलेंट ट्रिब्यूनल के पास आप कर सकते हैं 20 लाख तक, हाई कोर्ट के पास 1 करोड़, सुप्रीम कोर्ट में 2 करोड़। ये लिमिट फिक्स किया गया है कि इसी लिमिट का अंदर में आप रहते हैं तो आपको फिर इसी जगह आप अपील कर सकते हैं। 2 करोड़ से ऊपर हो गया तो सुप्रीम कोर्ट के पास 1 करोड़ तक हो गया तो आपको हाई कोर्ट में हो गया, और आपका 20 लाख से ऊपर में है तो आपको जीएसटी के ये पास जाना होगा, अपीलेंट ट्रिब्यूनल के पास। ठीक है, लिमिट बता दिया गया है। ये भी किसके लिए ना, रिड्यूस गवर्नमेंट लिटिगेशन का। ठीक है, रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, इसमें 3 नंबर में क्या दिया है, सेक्शन 107 एंड सेक्शन 102 का अमेंडमेंट हुआ है। उसमें क्या हुआ है, रिड्यूस किया गया है प्री डिपॉजिट रिक्वायरमेंट टू पेड फॉर फाइलिंग ऑफ अपील अंडर जीएसटी। अपील में जो पहले डिपॉजिट करते थे सेक्शन 107 और सेक्शन 112 में, वो अमाउंट अभी रिड्यूस किया गया है। क्या रिड्यूस किया गया है, पहले क्या था, पहले था इसमें 117 में था, पहले 117 में था। देखिए पहले 117 में था, यहाँ पे मैं आपको एक बार नोटिंग कर देता हूँ। पहले इसमें था, क्या पहले था इसमें 10% और मैक्सिमम 10% जो आपका जो भी अपील जिस अमाउंट था वो मैक्सिमम क्या होता था, इसमें मैक्सिमम होता था 25 CR CGST का और SGST का 25 CR, और इसमें क्या होता था 20% होता था, या फिर मैक्सिमम इसमें कितना होता था, मैक्सिमम इसमें 50 CR CGST के लिए और 50 CR SGST के लिए होता था। वो अमाउंट क्या किया गया है इसमें, देखिए पहले जो था इसमें 25 CR और 25 CR CGST, 25 CR SGST के लिए वो अमाउंट कर दिया गया है। ये अमाउंट अभी क्या कर दिया गया है, ये जो अमाउंट है इसमें क्या किया गया है, इसमें हो गया है ये 20 CR हो गया, ये हो गया 20 CR, ये अमाउंट अभी चेंज हो गया है। ये देखिए 20 CR और 20 CR कर दिया गया है।
और इसमें क्या किया गया है, 10% इसको कर दिया गया है और इसको 20 CR और 20 CR, ये दोनों सेक्शन में सेम कर दिया है देखिए। और इसको 20% जो था मैक्सिमम अमाउंट और 50 CR और 50 CR CGST और 50 CR SGST का था, अभी वो कर दिया गया 10% विद मैक्सिमम 20 CR ऑफ CGST और SGST 20 CR, ये भी चेंज कर दिया गया है। ठीक है, 4 नंबर पॉइंट में इसमें देखिए एप्लीकेबिलिटी ऑफ GST एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल, टैक्सेशन ऑफ एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल अंडर GST। इसमें क्या किया है, GST काउंसिल इन इट्स 52 मीटिंग has recommended to amendment GST law to expressly excluding rectified स्प्रिट हो गया या फिर एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल फॉर द स्कोप ऑफ GST when supplier for manufacturing अल्कोहलिक लिक्योर फॉर ह्यूमन कंजप्शन के लिए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसमें जो ये स्प्रिट हो गया या फिर एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल हो गया, उसमें क्या गया है कि GST काउंसिल नाउ रिकमेंडेड टू अमेंड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9 ऑफ द CGST Act 2017 फॉर नॉट लेविंग GST on extra natural alcohol used for manufacturing of alcohol liquor फॉर ह्यूमन कंजप्शन के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसमें एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल जो यूज होता है उसमें नॉट लेवी करना है, GST लेवी नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। और 5 नंबर में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ई कॉमर्स जो है में जो अमेजन फ्लिपकार्ट वगैरह में जो सेल करते हैं उन लोग के लिए है। उसमें जो TCS कटता था उसमें रेट जो 1% करके TCS कटता था उसमें रिड्यूस किया गया है, आधा कर दिया गया है। बात करते हैं अभी इसमें क्या गया है, रिड्यूस इन रेट ऑफ TCS टू कलेक्ट बाय द ई कॉमर्स फॉर सप्लाईज बाय बीइंग मेड थ्रू देम, यानी उन लोग का पोर्टल में आप सेल करते हैं, जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब में जो सेल करते हैं उसमें क्या कर रहे थे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है रिक्वायर टू कलेक्ट TCS ऑन नेट टैक्सेबल सप्लाई। जो जितना सप्लाई करते थे, क्या होता था कि जितना सप्लाई करते थे उसमें से TCS काट के पेमेंट करते थे, बहुत कम अमाउंट बैंक में आता था, बाकी TCS कट जाता था अंडर GST में। तो इसमें क्या गया है कि सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 ऑफ द CGST Act, द GST काउंसिल रिकमेंडेड टू रिड्यूस TCS रेट यहाँ पे रिड्यूस किया गया है। पहले क्या था, पहले था फ्रॉम प्रेजेंट केस में, अभी तक जो भी है अभी भी है, लेकिन ये जो नोटिफिकेशन जब तक आएगा, नोटिफिकेशन होने के बाद फिर ये रेट रिड्यूस हो जाएगा। जी प्रेजेंट केस में 1% था, क्या CGST में 5.5% और SGST में 0.5% था, और IGST तो ऐसे ही 1% होता है। इस बार में अभी ये रिकमेंडेड के बाद नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा वो 0.5% हो जाएगा, CGST आएगा 0.25% और SGST आएगा 0.25%। सेम IGST दोनों मिला के होगा तो IGST में आता है तो आपको 0.5% पड़ेगा, यानी पूरा आधा हो गया है। ठीक है, इसमें आधा हो गया सप्लायर के लिए। आपको फाइनेंशियल बर्डन के लिए देखिए, टू इजी फाइनेंशियल बर्डन ऑन सप्लायर मेकिंग सप्लाई थ्रू सच ई कॉमर्स में इजी हो जाएगा। अभी आपको थोड़ा पास फाइनेंशियल भी आपको सपोर्ट मिलेगा इसमें। ठीक है, ये हो गया है। उसके बाद 6 नंबर में एक चीज़ देखिए, टाइम फॉर फाइलिंग अपील इन GST अप्लाइंग ट्रिब्यूनल के पास जो टाइम लिमिट जो है वो टाइम लिमिट क्या गया है कि यहाँ पे देखिए GST काउंसिल ने रेकमेंड किया है अमेंडिंग सेक्शन 112 ऑफ द CGST Act 2017 अलाउ द 3 month पीरियड फॉर फाइलिंग बिफोर द अपीलेंट ट्रिब्यूनल टू स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन बाय द गवर्नमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ appeal or revision order passed before the due date said notification. This will be sufficient time to taxpayer before appellant pending cases. तो आपको यहाँ पे 3 महीने का एक ये दिया गया है। ठीक है, अभी इसमें एक ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। बहुत सारा क्लाइंट का मेरा बहुत इसी में ही सिचुएशन था, इसमें बहुत ज़्यादा आदमी क्या होता था ना, मैं आपको पहले बता देता हूँ एक चीज़।
इसमें क्या होता था कि मान लीजिए कोई 17-18 में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया था, लेकिन 17-18 और 18-19 में वो लोग क्या कुछ कारण के लिए फाइलिंग वो नहीं कर पाए थे। उसे क्या हुआ कि जीएसटी सुओ मोटो कैंसिल भी हो गया था। उसमें क्या हुआ कि ये लोग क्या किए, ये वाला पॉइंट जो मैं अभी बता रहा हूँ, इसको मैं ये वाला पॉइंट अभी बता देता हूँ, आपको दोबारा बताता हूँ। ये वाला पॉइंट नहीं, इसका बारे में बात करते हैं अभी। मान लीजिए फिनेंशियल ईयर 17-18 और फिनेंशियल ईयर 18-19, 19-20, 20-21, 4 साल का भी इसमें आया है कि आप ये जो रिटर्न जो है ना, आप फाइलिंग मान लीजिए नहीं किए हैं टाइमली, उससे क्या होता है कि आपको पता है कि सितंबर तक आप ये जो 17-18 का इनपुट जो है सितंबर 18 तक आप लेते नहीं तो उसका आईटीसी आपको मिलेगा नहीं। तो क्या होता है कि आप सितंबर के बाद आप 3B फाइलिंग करते थे तो डिपार्टमेंट आपके पास नोटिस भेजता था कि ये जो 17-18 का आईटीसी आप सितंबर 18 के बाद लिए हैं, वो सेक्शन आपका 16 सबसेक्शन 4 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, उसमें क्या करता था कि आप उसमें आप अट्रैक्ट होते थे, उसमें आपको वो आईटीसी आपको अलाउ नहीं होता था, उसमें आपको वो आईटीसी का पेमेंट करना पड़ता था, उसका इंटरेस्ट वगैरह सब पेमेंट करना पड़ता था। इसमें ये जो रिकमेंडेड के बाद क्या हो जाएगा, बहुत सारा क्लाइंट का ये जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें इशू चल रहा था, इसमें क्या क्लियर हो जाएगा कि जो लोग के पास नोटिस आया है इस फिनेंशियल ईयर का, ये 4 साल का, वो लोग फाइलिंग उसका 3B जो है कोई भी साल का 17-18 हो, 18-19 हो, 19-20 हो, 20-21 हो, उन लोग का जो 3B फाइलिंग और उसका इनपुट जो है आपका जो फाइलिंग कर दिया है 30 नवंबर 2021 तक, जो लोग फाइलिंग कर दिए इस 4 फाइनेंशियल ईयर का 3B, तो फिर वो आईटीसी आपको मिलेगा। भले ही सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में टाइम लिमिट बताया गया, लेकिन इसमें उन लोगों को रिलैक्सेशन दिया गया है। এটা रेट्रोस्पेक्टिवली ये इफेक्ट किया गया है। आपसे बात करिए, देखिए इसमें बताया गया वही चीज़। इसमें क्या गया है कि जीएसटी काउंसिल रेकमेंड किया है जो टाइम लिमिट अवेलेबल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो अवेलेबल ऑफ लिमिट जो था किसमें ना, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में जो बताया गया था कि टाइम लिमिट आप 17-18 का टाइम लिमिट नेक्स्ट ईयर का इतना सितंबर तक ले सकते हैं, 18-19 का सितंबर 19 तक ले सकते हैं। ये जो टाइम लिमिट था वो टाइम लिमिट को यहाँ पे ये करके बताया गया है कि आप डेबिट नोट हो या इनवॉइस हो, उसका जो आईटीसी है लेते थे सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का हिसाब से जो टाइम लिमिट बताया गया था, थ्रू एनी रिटर्न फाइलिंग ऑफ जीएसटी 3B अप टू 30 नवंबर 2021 तक फॉर द फिनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 का जो रिटर्न 3B आप 30 नवंबर 2021 तक लगा देते हैं, तो आप उसका आईटीसी जो कोई भी साल का पिछले साल का लिए होंगे तो फिर ये आईटीसी आपको मिलेगा। आपको उसमें नोटिस दे के डिपार्टमेंट नहीं बोल सकता कि 16 सबसेक्शन 4 में वो आईटीसी आप टाइमली नहीं लिए। यहाँ पे यही रिलैक्सेशन दिया गया है। उसमें क्या गया कि मे बी डीम टू बी 30 नवंबर 2021 तक आप कर दिए हैं फॉर द सेम रिक्वेस्ट अमेंडमेंट सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट इन रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्टिव। देखिए रेट्रोस्पेक्टिवली विथ इफेक्ट 1/7/2017 जब जीएसटी आया है तब से हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय द काउंसिल कि रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट किया गया है। तो ये जो डेट जो उसमें स्पेसिफाई किया गया है 16 सबसेक्शन 4 में जो डेट मेंशन किया गया है उसमें वो चीज़ को अभी कंसीडर नहीं किया जाएगा। रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्टिवली ये इम्प्लीमेंट किया गया है। जो ये 4 साल का अब 3B जो है 30 नवंबर 2021 का अंदर में आप कर लेते हैं, 30 नवंबर 2021 का अंदर में आप कर लेते हैं तो फिर आपको ये आईटीसी अलाउ हो जाएगा। डिपार्टमेंट ये नहीं बोल सकता कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में जो टाइम लिमिट बताया गया उस टाइम लिमिट में आप नहीं किए हैं तो आप इस अंदर में कर दिए होंगे। बहुत सारा आदमी इसी अंदर में किया है क्योंकि उस टाइम नहीं कर गया होगा, एक साथ में 2 साल का कर दिया होगा, तो उसमें आईटीसी का जो इशू था वो आईटीसी अभी रिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। अभी जो पहले मैं अभी आपको एग्जाम्पल में बता रहा था कि आपका जीएसटी जो मान लीजिए इस जो एबव जो साल जो बताया गया था उसमें जीएसटी मान लीजिए कुछ क्या हुआ कि आप 2 फिनेंशियल ईयर मान लीजिए 2 फिनेंशियल ईयर का आपको रिटर्न फाइलिंग
नहीं किए थे, उसके बाद आपको क्या हुआ कि नोटिस का मतलब आपका रिवोकेशन का नोटिस आपको ये आ गया कि उसमें पोर्टल आपको खोलने दिया कि आप जो 2 साल का फाइल ही नहीं किए थे सुमो मोटो डिपार्टमेंट कैंसिल कर दिया था, या फिर आपको रिवोकेशन के लिए ऑर्डर आया है, आप ऑर्डर का 30 दिन का अंदर में आप फाइलिंग कर देते हैं, तो फिर वो जो आईटीसी जो आप क्या होता था कि मान लीजिए 17, 18, 18, 19 का या 19, 20 का ये जो फाइलिंग आपका आता था, नोटिस आता था, नोटिस आने के बाद रिवोकेशन का नोटिस आया आपके पास, आप उस टाइम फाइलिंग किए, लेकिन आप प्रीवियस 2 साल में आपका फाइलिंग कर रहे हैं, तो उसका जो इनपुट आप यूज कर रहे थे अभी, उस टाइम डिपार्टमेंट बोलता था कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में जो टाइम लिमिट बताया गया उसके बाद आप ये 3B फाइलिंग करें तो उसका इनपुट आपको मिलेगा नहीं। इसी के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन वो भी दिया गया कि रिवोकेशन कैसे, ऊपर में बात की तो नॉर्मल केस में, इसमें बात किया गया रिवोकेशन के केस में क्या बताया गया, विथ रेस्पेक्ट टू द केस और द रिटर्न्स हैज टू बी फाइल आफ्टर रिवोकेशन, रिवोकेशन के बाद आप फाइलिंग करते हैं। तो जीएसटी काउंसिल ने क्या किया है, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट किया है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ऑफ द सीजीएसटी टू बी मेड इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017, कंडीशनल रिलैक्सेशन टू प्रोविजन, इसमें कंडीशनल रिलैक्सेशन दिया गया है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 इन द एक्ट द सेस रिटर्न फाइलिंग किया है फॉर द पीरियड डेट ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जिस दिन से कैंसिल हुआ है, इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसलेशन रजिस्ट्रेशन टिल द डेट ऑफ रिवोकेशन ऑफ द कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन तक आप करते हैं। उसमें जो फाइल करते हैं रजिस्टर पर्सन जो फाइलिंग करता है विद इन 30 डेज ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन, रिवोकेशन का जो ऑर्डर आया है उसका 30 दिन का अंदर में आप फाइलिंग कर देते हैं, तो फिर वो जो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में जो आईजीएसटी के बारे में बताया, इनपुट के बारे में बताया गया कि टाइम लिमिट के बारे में बताया गया कि इस टाइम का अंदर में आपको इनपुट इस फिनेंशियल का लेना है, उसमें वो वाला एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन आप 30 दिन का अंदर में आपको फाइलिंग करना जरूरी है रिवोकेशन ऑर्डर आने का। तो रिवोकेशन ऑर्डर का 30 दिन का अंदर में आप फाइलिंग कर देते हैं, तो फिर कोई भी फिनेंशियल का फाइलिंग कर रहे हैं तो उसका आईटीसी उस टाइम ले हैं तो वो आईटीसी आपको अलाउ होगा। उस टाइम ये डिपार्टमेंट नहीं बोल सकता है कि 16 सबसेक्शन 4 में वो टाइम लिमिट जो है उसके बाद आप फाइलिंग किए हैं, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इसीलिए ये 2 पॉइंट इसी में बताया गया कि 7 नंबर पॉइंट में 2 ये फिनेंशियल सेम है, ये भी 4 साल के लिए, इसमें भी 4 ईयर के लिए है और इसमें भी वही 4 ईयर के लिए। यहाँ पे भी इफेक्ट दिया गया कि चेंजेस हुआ है 1/7/2017 और इसमें भी वही डेट चेंज है। समझ पाए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा आदमी का इसी का ऊपर इशू था। 8 नंबर पॉइंट में इसमें फॉर्म जो GSTR 4 है, जो कंपोजिशन टैक्स पे जो फाइलिंग करते थे 30 अप्रैल, वो डेट अभी कर दिया गया है 30 जून, वो डेट और 2 महीना बढ़ाया गया है। ये जो इफेक्ट होगा कौन सा फिनेंशियल ईयर से, फिनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड, 24-25 से आगे जितना सारा रिटर्न आएगा GST 4, आप उसमें क्या होगा कि 30 अप्रैल के बदले में आपका हो जाएगा वो 30 जून। ये टाइम लिमिट में चेंज किया गया है, ठीक है। 9 नंबर पॉइंट इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो रूल 888B में जो इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज होता था सेक्शन 50 ऑफ द CGST एक्ट फॉर डिले फाइलिंग ऑफ द रिटर्न, उसमें क्या होगा कि इसमें क्या है कि आप मान लीजिए डिले फाइलिंग करते थे, उसके लिए आपको सेक्शन 50 में आपको क्या होता था, इंटरेस्ट पे चार्ज होता था। इसमें अभी GST काउंसिल ने ये रेकमेंड किया है, मान लीजिए आपका 20 तारीख ड्यू डेट था 3B फाइलिंग का, उस टाइम आपका केस लेजर में अमाउंट जितना लाइबिलिटी आपका है केस लेजर में अवेलेबल है या फिर उसमें कुछ पार्ट अवेलेबल है, तो फिर आपको उस पार्ट का ऊपर इंटरेस्ट नहीं आएगा, रिमेनिंग पार्ट का ऊपर इंटरेस्ट आएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको 20 तारीख का डेट में आप फाइलिंग करते तो 50,000 का आपको लाइबिलिटी आता था, इंटरेस्ट लाइबिलिटी आता था आपका टैक्स लाइबिलिटी। तो इससे पहले क्या होता था कि ये 50,000 का ऊपर आपको ग्रॉस अमाउंट का ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता था। लेट फी तो आपको आएगा ही, लेट फी तो आपको लेट में फाइलिंग करेंगे तो वो रहेगा, लेकिन इसमें बताएगा कि इंटरेस्ट का ऊपर जो ये 50,000 का ऊपर इंटरेस्ट आता, भले ही आप केस लेजर में पैसा 50,000 पड़ा है फिर भी आपको इंटरेस्ट 50,000 का ऊपर ही देना पड़ता था। इस बार में ये जो आया है इसमें अमेंडमेंट किया गया है, क्या चीज़ है, केस लेजर में आपका 50,000 रुपया पड़ा है, आप उसको 22 तारीख या 23 तारीख को भी आप फाइलिंग करते हैं तो ये जो लेट फी देंगे
लेकिन आप इंटरेस्ट ये जो लेट हुआ है उसके लिए आप इंटरेस्ट देंगे नहीं। या फिर आपका पार्टली कुछ पड़ा है, मान लीजिए इसमें 50,000 है, आपका 30,000 आपका उसमें पड़ा है, तो ये 30,000 का ऊपर नहीं पड़ेगा, बाकी जो डिफरेंस 20,000 है उसी का ऊपर वो इंटरेस्ट आपका लेवी होगा। वही चीज़ बताया गया यहाँ पे। जो आपको रिटर्न इन केस ऑफ द क्रेडिट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑन द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द सेड रिटर्न, जो रिटर्न आप फाइलिंग कर रहे हैं उसका ड्यू डेट के टाइम में आपका कैश लेजर में पड़ा है, तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे जीएसटी काउंसिल रेकमेंड किया है अमेंडमेंट रूल 888B ऑफ द सीजीएसटी रूल प्रोवाइडेड दैट अमाउंट which available in electronic credit ledger on the due date of filing, due date क्या है 20 तारीख of the filing of the return GSTR 3B and debited while in filing said return, जब फाइलिंग कर रहे हैं shall not be include while calculating interest under section 50 of the CGST in delay of the filing of the said, उसमें आपको ये जो है तो फिर इसी का इंटरेस्ट में कैलकुलेशन नहीं करेंगे, कैश लेजर में जो ऑलरेडी है उसको बाद देना दे के हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे। लेट भी जैसे लगता था लगेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। अभी और एक नया जो है इंसर्ट किया गया है कि नया सेक्शन जो 11A जो है सेक्शन इंसर्ट किया इन द सीजीएसटी, यानी ग्रांटिंग पावर दिया गया है पावर दिया गया नॉट टू रिकवर ड्यूटीज, आपका जो शॉर्ट लेवी हो गया या फिर जनरल प्रैक्टिसिंग जो करते हैं सब इनपुट को शॉर्ट पेड करते हैं या फिर नॉट पेड ड्यू डेट, ये सब जो ट्रेड प्रैक्टिस करते हैं उन लोग के लिए एक नया सेक्शन घुसा जाएगा, नया सेक्शन इंसर्ट किया जाएगा 11A में, उसमें पावर ग्रांट किया जाएगा कि रिकवरी करने के लिए, ये एक आया है इसमें, ठीक है। उसमें रिफंड एडिशनल IGST जो है पेड अकाउंट्स ऑन, इसमें जो है एक्सपोर्ट का, जो एक्सपोर्ट में क्या होता था कि देखिए रिफंड जो है आपको मिलता था IGST का जो है उसमें रिवाइज किया गया प्राइस इन गुड्स इन GST काउंसिल प्रेस्क्राइब्ड मैकेनिज्म रिफंड एडिशनल IGST अमाउंट ऑन द ये प्राइस, इसमें क्या गया कि आपको रिफंड के लिए रिवाइज किया गया सब्सिक्वेंट क्लेम ऑफ द रिफंड, इसमें आपको IGST का ही दिया गया इसमें, ठीक है। इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसमें आप इसको पढ़ लेंगे, ऊपर में क्लैरिफिकेशन ऑफ रिगार्डिंग द वैल्यूएशन इसको भी आप पढ़ लेंगे, ये भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो इतना आप तो ITC देते हैं, आप रिलेटेड पार्टी के साथ आप ये करते हैं, उसमें आपको जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू का ओपन मार्केट वैल्यू को ही कंसीडर किया जाएगा करके उसी हिसाब से आपको इनपुट देना पड़ेगा। इनपुट जो आपको देखिए जो टैक्स पे करते हैं और उसी को भी तो आप इनपुट क्लेम कर लेते हैं, तो उसमें इतना ये नहीं रहेगा, वो भी पढ़ लेंगे। क्लैरिफिकेशन ऑफ रिगार्डिंग ये देखिए जो ITC आपको अलाउ होगा कि नहीं, उसमें क्लैरिफिकेशन दिया है कि जो ऑप्टिकल फाइबर केबल वगैरह का जो नेटवर्क ये सब यूज करते हैं उसका ITC अलाउ होगा, यहाँ पे क्लैरिफिकेशन कर दिया गया है, ठीक है। ITC अलाउ हो जाएगा, क्लैरिफिकेशन किया गया है। और इसमें आपको बैंकिंग वगैरह के लिए आपको बताया गया कि फॉरेन जो आप कस्टोडियन वगैरह जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के लिए जो है उसको आपको प्लेस ऑफ जो सप्लाई किसको मानेंगे, ये चीज़ यहाँ पे रेकमेंड किया है। इसमें सेक्शन इसमें कवर करने के लिए बताया गया कि इसमें सप्लाई जो है कस्टोडियन ये हुआ है, इसको आप देख लेंगे, इसमें कोई बड़ा ये नहीं है। इसमें हो गया आपका ये वाला भी आप देख लीजिए, इसको भी थोड़ा कुछ नहीं उतना ये है जो इम्पोर्टेंट, इसमें ये वाला 16 वाला पॉइंट जो देख लीजिए, इसमें RCM के बारे में बात किया गया है। क्या होता था पहले कि मान लीजिए आपका कोई भी 19-20 का केस है, फिनेंशियल ईयर आपको 23-24 में या 24-25 में आपके पास नोटिस आता था कि इस फिनेंशियल ईयर का आप RCM जो है पेमेंट नहीं किए, उसका पेमेंट कराइए। तो आप नोटिस पेमेंट मान लीजिए भूल से छूट गया था, आप उसको पेमेंट कर रहे थे, लेकिन उसका आपको ITC नहीं मिलता था, ITC आपको नहीं मिलता था वो लायबिलिटी का। इसमें ये चीज़ क्लैरिफाई किया गया है क्योंकि ये RCM है, इनवॉइस इशू करने कौन करता है, रिसिपिएंट, यानी जो सर्विस रिसीव करता है, जो RCM पेमेंट करता है वही आपका रिसिपिएंट है, वही आपका इनवॉइस इशू करता है।
तो फिर यहाँ पे बताया गया है कि तो आप जिस साल में आपके पास नोटिस आया है उसी फिनेंशियल ईयर में आप इनवॉइस इशू करिए, यानी आपका लायबिलिटी हो गया और उसका इनपुट भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऑन रजिस्टर सप्लायर के लिए, बाकी क्यों यहाँ पे रजिस्टर सप्लायर को कंसीडर नहीं किया, इसमें वो और क्लैरिफिकेशन आएगा नोटिफिकेशन आता है तो, ठीक है। इसमें जीएसटी काउंसिल ने रेकमेंड किया है, क्लैरिफाई किया है, सप्लायर रिसीव फ्रॉम ऑन रजिस्टर सप्लायर और द टैक्स हैज टू बी पेड इन रिसिपिएंट अंडर आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड इनवॉइस इशूड बाय रिसिपिएंट ओनली। तो रिलीवेंट फिनेंशियल ईयर कैलकुलेट द टाइम ऑफ द अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर द प्रोविजन ऑफ 16 सबसेक्शन 4 ऑफ द सीजीएसटी फिनेंशियल व्हिच इनवॉइस इशूड बाय द रिसिपिएंट। यानी सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में जो बोला गया कि आप इस पीरियड तक आपको उस फिनेंशियल ईयर का आईटीसी लेना है, उसमें क्या किया जाएगा कि ये जिस बार में आपका लायबिलिटी पेमेंट कर, मान लीजिए आप इनवॉइस डेट, मान लीजिए कोई आपके पास नोटिस आ गया जिस फिनेंशियल ईयर में, उसी फिनेंशियल ईयर में आप इनवॉइस रेज करिए और उसका लायबिलिटी आप पेमेंट करें, उसी साल में भी आपका उसका आईटीसी भी ले सकते हैं। तो इसमें बहुत सारा आदमी का इसी में, क्योंकि पहले तो पेमेंट करना पड़ता था, वो लॉस हो जाता था, उसका आईटीसी नहीं मिलता था। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लैरिफिकेशन किया गया है और बहुत सारे यहाँ पे क्लैरिफिकेशन किया गया है, इसको आप पढ़ लेंगे। रिड्यूस लिटिगेशन का इशू है, उसको डाउन रिड्यूस करने के लिए ये बहुत सारा स्टेप फॉलो किया गया है, इसको आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। 19 नंबर पॉइंट इसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या गया कि आपको पता होगा कि एक फॉर्म जीएसटीआर 1A एक फॉर्म आएगा कि आप जीएसटीआर 1 फाइलिंग करने के बाद और जीएसटीआर 3 भी फाइलिंग करने से पहले एक फॉर्म भरना पड़ेगा। जीएसटीआर 1 है, उसमें मान लीजिए जीएसटीआर 1 फाइलिंग करने के टाइम में कुछ गलती कर दिए थे और या फिर कोई उसमें बिल वगैरह छूट गया था या फिर अमेंडमेंट कुछ बिल करना था, तो फिर आप जीएसटीआर 1A में कर सकते हैं। और जीएसटीआर 1A फाइलिंग करने के बाद जो लाइबिलिटी उसी टाइम आ रहा है 1A का हिसाब से, उसी हिसाब से आपको 3B में पेमेंट करना पड़ेगा, आप उसी हिसाब से पड़ेंगे। क्योंकि क्या होता था ना, जीएसटीआर 1 में कुछ गलती हो जाता था तो आपको 3B में उतना पेमेंट करना पड़ता था, नेक्स्ट मंथ में जाके उसको फिर चेंजेस करना था। उसके क्या होता था कि वर्किंग कैपिटल आपको एक महीने के लिए ब्लॉक हो जाता था। इसमें ये एक नया फॉर्म लाएंगे, जीएसटीआर 1 है, आप 3B भरने से पहले वो वाला फाइलिंग करना पड़ेगा। उसमें जो भी 1 में गलती हुआ है उसको आप उसी 1A में करेक्शन कर लेंगे, करने के बाद आप 3B में पेमेंट करेंगे। लेकिन ये यहाँ पे दिक्कत है, ये वाला और थोड़ा क्लैरिफिकेशन ज़्यादा आएगा जब ये इम्प्लीमेंट होगा, नोटिफिकेशन आएगा कि जो हम लोग का 3B में ऑटो पॉपुलेटेड 2B आता था उसका कैसे क्या होगा। क्योंकि 1A सामने वाला जो हम लोग जिससे माल परचेस करेंगे वो तो 1A भी फाइलिंग करेगा, तो 1A तो पहले आता था 1 से रिपोर्टिंग होके आता था, हम लोग का 2B जनरेट होता था। तो अभी 1A के बाद क्या इम्प्लीमेंट होगा वो और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगा आने के बाद, ठीक है। और इसमें जीएसटी काउंसिल रेकमेंड किया फाइलिंग जो एनुअल रिटर्न जो नॉर्मल पर्सन जो फॉर्म जीएसटीआर 9 भरते थे और कंपोजिशन वाला जो जीएसटीआर 9A भरते थे फॉर द फिनेंशियल ईयर, उसमें रिलैक्सेशन दिया गया, एग्जेम्पशन किया गया किन लोगों के लिए, जिन लोगों का एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर अप टू 2 करोड़ तक है, उन लोगों के लिए जीएसटीआर 9 और 9A के लिए एग्जेम्पशन दिया गया है। मे भी यानी ऑप्शनल यहाँ पे कर दिया गया कि वो फाइलिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उन लोग का ऊपर डिपेंड करता है। इसमें कंपलसरी नहीं है, 2 करोड़ से ऊपर वाला के लिए कंपलसरी है। यहाँ पे 9C के बारे में बताया नहीं है, ठीक है। इसमें अमेंडमेंट होगा, सेक्शन ये वाला अमेंडमेंट होगा रेट्रोस्पेक्टिवली ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए, ये वाला आप देख लेंगे, उतना ये नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे DRC 03 के बारे में बताया गया है, प्री डिपोजिट वाला। रूल आउट आधार बायो मतलब सेंटर बनाया जाएगा कि इसमें क्या था, जो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो आधार ऑथेंटिकेशन करते थे उसमें बायोमेट्रिक के हिसाब से लेने के लिए इसमें कुछ जगह आपको ये किया जाएगा, फेज वाइज मैनर में उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, बायोमेट्रिक सेंटर खोला जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अमेंडमेंट ये देखिए सेक्शन 73 और सेक्शन 74 में जो टाइम लिमिट अलग अलग था, दोनों टाइम लिमिट को एक किया गया है। यहाँ पे नया सेक्शन एक इंसर्ट किया गया है सेक्शन 74A में ऑफ द सीजीएसटी कॉमन टाइम लिमिट कॉमन करने के लिए इसमें सेक्शन 73 और सेक्शन 74 में अलग अलग टाइम लिमिट दिया गया था। उसको एक टाइम लिमिट लाने के लिए जो 30 दिन से था वो 60 डेज किया गया है, वो टाइम लिमिट इंक्रीज किया गया है। इसमें देखा जाएगा कि किसके लिए किया गया, ये डिपार्टमेंट के लिए या फिर
टैक्स पेयर के बेनिफिट के लिए, क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट कभी सेक्शन 73 में कब टाइम लिमिट है में कब कितना टाइम लिमिट के अंदर में नोटिस देना है, या फिर सेक्शन 74 में ये कन्फ्यूजन थे, तो उसको एक ही कॉमन टाइम लिमिट कर दिया गया जाएगा। उसमें दोनों के बाकी इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह जो है उसमें अलग अलग जो सेक्शन में वो रहेगा, लेकिन सिर्फ इसमें जो टाइम लिमिट है उसके लिए एक नया सेक्शन लाएंगे सेक्शन 74 में, उसमें टाइम लिमिट बता दिया जाएगा, यहाँ पे ये टाइम लिमिट है, उसमें और कन्फ्यूजन ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, काउंसिल रिकमेंडेड ये वाला तो हो गया, आप इसको देख लेंगे, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा बता देता हूँ। हाँ, यहाँ पे 27 नंबर पॉइंट है, क्योंकि हम लोग अभी तक भरते हैं और आगे भी भरेंगे जब तक नोटिस नहीं आएगा। B2C जो आपका ऑन रजिस्टर जो पार्टी है उसको सेल कर देते थे, जो बड़ा ट्रांजेक्शन होता था इंटरस्टेट सप्लायर का, उसमें आप इन्वॉइस वाइज डिटेल भरते थे टेबल 5 में, किसका यानी 2.5 लाख या उससे ज़्यादा होता था, तो आप रजिस्टर 1 में क्या करते थे, B2C का जो इंटरस्टेट सप्लाई का इन्वॉइस वाइज डिटेल्स भरते थे। उस अमाउंट को अभी ये लोग क्या कर रहे हैं कि रिड्यूस कर रहे हैं, 2.5 लाख जो था अभी 1 लाख कर दिया गया, नहीं 1 लाख या फिर 1 लाख से ऊपर वाला के लिए भी आपको B2C का जो इंटरस्टेट सप्लाई का उसका बिल वाइज डिटेल देना पड़ेगा आपका किसमें, GSTR 1 फाइलिंग करने के टाइम में। अभी तक 2.5 लाख से नोटिफिकेशन आने के बाद फिर 1 लाख हो जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे। तो 1 लाख या फिर 1 लाख ऊपर होगा तो B2C का जो आपको बिल वाइज डिटेल देते थे, जो 2.5 लाख का लिमिट था वो 1 लाख क्या दिया गया। ठीक है, उसमें और एक चीज़ है यहाँ पे, फॉर्म GSTR 7 जो है, GSTR 7 जो है, जिन लोगों का नील रिटर्न था उन लोग फाइलिंग नहीं करते थे, इसमें ये आपको बताया गया है कि आपको नील रिटर्न भी होता है तो आपको एवरी मंथ फाइलिंग करना पड़ेगा, भले ही उसका आपका नील रिटर्न हो तो उसको आपको फाइलिंग करना पड़ेगा, तो जो भी पीरियड का आपको फाइलिंग करना पड़ेगा। इसमें इंटरेस्ट नो लेट फी और ये वगैरह लगेगा नहीं, लेकिन आपको फाइलिंग नील रिटर्न होता है तो आपको फाइलिंग करना पड़ेगा GSTR 7 में, GSTR 7 आपको रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा। इसमें लेट फी वगैरह लगेगा नहीं, लेकिन आपको फाइलिंग करना पड़ेगा, नील रिटर्न होने से भी आपको फाइलिंग करना पड़ेगा। तो आप देख लेंगे कि आपका नील रिटर्न होता है तो भी आपको फाइलिंग करना पड़ेगा, कोई इसमें लेट फी वगैरह पेनल्टी वगैरह लगेगा नहीं डिले फाइलिंग का। ठीक है, तो इसमें ये सारा चीज़ समझ में आ गया, मैक्सिमम कवर कर दिया। जो जो नहीं कवर किया आप एक बार उसको रीड कर लेंगे, कोई भी डाउट रहेगा तो मेरे को कमेंट के जरिए पूछ लेंगे, मैं उसको अनदर सेपरेट वीडियो बना लूँगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मोटिवेट करिए। बाय बाय।